टाइप की ट्रेन देखी जाएगी। इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और इलास्टिक कर्व, ये दोनों चीज़ें पूछी गई है। इलास्टिक कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेनफोर्समेंट कैसे देना है, कौन से फेस में देना है, अपर साइड में देना है, बॉटम साइड में देना है, कोई बीम पे, या अगर यदि कॉलम है, जैसा ये भी कॉलम है, तो कॉलम के कौन से फेस में रेनफोर्समेंट देना है, और बाद में वो दूसरे फेस में भी लगती है क्या, ये चीज़ें अपने को अगर करेक्ट इलास्टिक कर्व पता है तो उससे ही आसानी से, आराम से, आसानी से अपन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर में। यानी कौन सी फेस पर टेंशन आ रहा है, कौन सी फेस पे कंप्रेशन आ रहा है, ये बेंडिंग मोमेंट के सहारे अपन डिसाइड करते हैं, उसी के सहारे फिर इलास्टिक कर्व भी बनता है। जैसे ये प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन देने के बाद में आपको जो आंसर्स आए हैं ये क्या है, ये आपको पता है या नहीं, ये आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट करेगा इलास्टिक कर्व से। यदि आपने इलास्टिक कर्व परफेक्ट निकाल लिया, इसका मतलब आपको ये प्रॉब्लम कंप्लीटली अंडरस्टैंड हुआ है, वो उसका मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि वो लास्ट आंसर है। यानी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकले तो बीम कैसी बेंड होगी या कॉलम कैसे बेंड होगा, ये पता रहना आवश्यक है। इसलिए मैंने ये इंसर्ट किया है इलास्टिक कर्व। उसके बाद दूसरा जो न्यूमेरिकल लिया जाएगा इसी टाइप के फ्रेम का, उसमें भी इलास्टिक कर्व बनाएंगे। तो इलास्टिक कर्व के बारे में और बेंडिंग मोमेंट के बारे में, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में स्पेशली आइडिया जो है ये अपनी अच्छी क्लियर हो जाएंगे। कौन से फेज में कैसे देना है ये मैं आपको बताऊंगा। वो थोड़ा सा एक लास्ट पार्ट जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, तो हियर दिस इज ए फ्रेम AB and BC is cantilever portion, overhang portion, and there is support, prop support. It is a column BD. Moment of inertia for AB and BC is same. बीम जो है वो एक साइज की रहती है नॉर्मली, है ना, वेरिएशन अपन देते नहीं है फार्मवर्क वगैरह के हिसाब से, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। डायमेंशन जो है वो सेम रखते हैं, क्योंकि बाकी भी चीज़ें उससे निगलेक्ट होती है, लेकिन रेनफोर्समेंट डिफरेंस रहती है। अंदर के जो बार है वो स्टील जो प्रोवाइड करते हैं वो अलग, उसकी क्वांटिटी जो है वो अलग रहेगी। ओके, तो हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बोथ स्पैन इट इज 2I and for this column it is I, different. Okay, A support is fixed, B support is fixed, C is cantilever. This frame carrying AB पर एक UDL है 2 किलोमीटर पर मीटर, स्पैन इसका 4, ये 2 स्पैन और 2 किलोमीटर पॉइंट लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, एंड हियर देयर इज 4 किलोमीटर लोड एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट ऑन दिस कॉलम। कॉलम पे भी लोड देगा, थ्रस्ट है। अब इस केस में अपने को इसके फिक्सेड मोमेंट्स निकालना है। ओके, तो रेगुलर स्टेप्स जो है वही है, FEM कैलकुलेशन फॉर फिक्सेड मोमेंट्स। तभी स्पैन जो है उसको फिक्स कंसीडर करना है और फिक्सेड मोमेंट निकालना है। देयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर एंड देन ऑपरेशन ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मैंने ये टेबल जो है ये पहले ही बना के रखे हैं ताकि टाइम सेव हो, और इतनी अच्छी लाइन्स हो रही है, ऐसा टेबल फिर हाथ से निकालने गए तो फिर वो आएगा नहीं, इसलिए मैंने ये बना के रखा है। अभी वैल्यूज वगैरह फिल करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप वुड बी कैलकुलेशन ऑफ FEM, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। ये अपनी पहली स्टेप रेगुलर रहेगी ऑलवेज। एक एक स्पैन लेंगे, ये एक, ये दूसरा और एक तीसरा। ओके, तो पहले MAB
ए बी फिक्स बीम है ऐसा मानते हैं अपन, ओके, और फिक्सेड मोमेंट माइनस डब्ल्यू एल स्क्वेयर बाय 12 इज इक्वेशन नोन टू अस. माइनस डब्ल्यू इज 2 and L is 4 and square of it and divided by 12. The answer becomes minus 2.67 kilo Newton meter. Now ये अगर आंसर आ गया है तब तक ये पता है यम बी ए निकालते समय ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द लोड डायरेक्टली आई कैन पुट हियर द वैल्यू प्लस 2.67. इसके पहले मैंने फार्मूले वगैरह लिख के फिर से दोबारा करके बताया है. अभी आपको मालूम है कि ये दोनों सेम रहती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है ना, और नेसेसरी फिर से लिखने का काम नहीं है. देन नेक्स्ट थिंग इज यम बी डी. दूसरा ये ले लेते हैं और कैंटिलीवर पोर्शन बाद में लेंगे. ओके, यम बी डी हियर आल्सो पॉइंट लोड एक्टिंग एट द सेंटर है ना, सेंट्रल पॉइंट लोड है 2 मीटर 2 मीटर. तो यहाँ पे जो मोमेंट बनती है डब्ल्यू एल बाय 8 या तो फिर डब्ल्यू ए बी स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर, दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, ये फार्मूला अपन मैंने आपको बताया है, याद रखना है आपको, है ना. तो इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है. ओके, तो मैंने दोबारा जानबूझ के यहाँ पे लिखा, अभी मैं उसको मिटा देता हूँ. ओके, तो ये डब्ल्यू ए बी स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर. डब्ल्यू इज 4, ए इज 2, बी इज ऑल्सो 2 एंड स्क्वेयर ऑफ इट डिवाइडेड बाय 4 एंड स्क्वेयर ऑफ इट. बराबर है. तो इट बिकम्स माइनस 2 किलो न्यूटन मीटर. अभी डीबी के लिए यम डीबी, अभी सेंट्रल पॉइंट लोड है, सिमेट्रिकल लोड है, तो दोनों तरफ में वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो है मोमेंट की वो सेम रहेगी, सिर्फ साइन बदलेगी. तो यहाँ पे माइनस 2 है तो यहाँ पे आएगा प्लस 2 किलो न्यूटन मीटर. ओके, देन नेक्स्ट यम BC, MBC. Okay, here it is a cantilever, just like cantilever. So moment at B is 2 into 2. So 2 into 2, that is 4. अब क्वेश्चन अराइज होता है साइन का. ये B इस तरह है, बराबर है. ये एक फिक्स, ये सपोर्ट B और ये C, यहाँ पे पॉइंट लोड 2 किलोमीटर. ओके, और ये डिस्टेंस है 2, बराबर है. 2 into 2. मोमेंट कैसे जनरेट होगी, ये है क्लॉकवाइज, बराबर है. तो इसको रजिस्ट करने के लिए मोमेंट यहाँ पर रहेगी एंटी क्लॉकवाइज एंड दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव. सो हियर यू हैव टू पुट नेगेटिव साइन एंड किलो न्यूटन मीटर. बराबर है. अगर ये इस तरह रहती, मैंने बताया है आपको, ऐसा अगर है इधर से पॉइंट लोड है तो ये पॉइंट लोड ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर मूवमेंट जनरेट होगी ये क्लॉकवाइज और वो प्लस रहेगी. ये आपको मैंने बताया एक लेक्चर में बताया. ओके, एंड यम सी बी इट बिकम्स 0. फ्री एंड मूवमेंट नहीं रहती है, निकालने की वैसी जरूरत नहीं है, लेकिन हर बार अपन दोनों में ले रहे हैं दोनों एंड, इसलिए मैंने लिखा है. अदरवाइज फ्री एंड पे मूवमेंट 0 लेना है और कोई सपोर्ट है ही नहीं, यहाँ सपोर्ट नहीं है ना, तो अपने को फिक्स बीम करने की जरूरत नहीं है. फिक्स बीम कहाँ पे बनाएंगे अपन, जहाँ जहाँ सपोर्ट है वो एक एक पोर्शन लेंगे और उसको फिक्स करते जाएंगे. ओके, वो तो ऑलरेडी कैंटिलीवर का फ्री एंड है. ओके, नाउ दिस इज ओवर. These are the values of fixed moments. Now we go for distribution factor.
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए अपना रेगुलर टेबल मैंने यहाँ पे बना के रखा है। अभी यहाँ पर अपनी बीम रहती है और उसके नाम वर्टिकल डायरेक्शन में रहेंगे, है ना। जैसे कॉलम में नाम लिखेंगे, यहाँ पे उसका उल्टा है। तो पहले यहाँ पे ज्वाइंट, देन मेंबर्स मीटिंग एट जॉइंट, then relative stiffness, and that is K. Here there is summation K and distribution factor, and it is equals to K divided by summation K. Okay. अब ज्वाइंट, यहाँ पर ज्वाइंट ऐसा चाहिए कि यहाँ पे कम से कम 2 मेंबर चाहिए। 2 के ऊपर कितने में रहते हैं, नो प्रॉब्लम। अब 2 मेंबर वाला ए बी सी डी में सिर्फ बी है, बाकी ए पर एक ही मेंबर बीट हो रहा है, डी पर एक ही मेंबर है, सी पर तो वो ज्वाइंट है ही नहीं, बी है। ओके, तो ओनली देयर इज ज्वाइंट बी। अब बी पर कौन से बीट हो रहे हैं, बी टू ए, बी टू सी एंड बी टू डी। ओके, बी पर बी ए, बी सी और बी डी। आप इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ये बी डी ऊपर बी सी नीचे, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिलेटिव स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस का एक ही फॉर्मूला है, आई बाई एल। अगर फिक्स एंड है फार एंड फिक्स, और दूसरा है 3/4 आई बाई एल, बराबर है। सो हियर for BA relative stiffness is equals to कितना होगा, I by L, क्योंकि BA लेंगे, B अपना नियर है और फार एंड कौन से है, फिर A, ये D, C, ये फार एंड है। B ज्वाइंट किया है हमने, B से दूर वाले जो है वो तो फार एंड है। फार एंड फिक्स है, ये भी फार एंड फिक्स ही है। ओके, सो हियर I by L, लेकिन I कितना है, 2 है, ये 2i, तो i की जगह 2i लिखना होगा डिवाइडेड बाय स्पैन 4 हो गया। ये k की वैल्यू i बाई एल। देन BC लिखा है अपन ने, है ना, BC लिखा है तो वहां पे फ्री एंड है। अपने पास में 2 ही है ऑप्शन, एक फिक्स एंड, दूसरा सिंपल सपोर्ट, या तो फिर हिल सपोर्ट बोलेंगे या रोलर सपोर्ट, बराबर है। लेकिन फ्री एंड का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, देयरफॉर इट इज 0। ये कैसे 0 आता है क्या, ये मैं अभी एट लास्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के 2 पार्ट, ये चैप्टर के मैंने 2 पार्ट किए। एक कन्वेंशनल जो रेगुलर प्रोसेस है वो, और बाद में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट, ESC वगैरह में या SSC में, तो उसके लिए अलग से मैं आपको बताने वाला हूँ। हियर BD में भी फार एंड जो है तो फिक्स है, लेकिन I सिंगल है, I है, तो हियर इट इज I बाय 4, दैट स्पैन इज आल्सो 4। ओके, अब क्या करना है, ये इसकी समेशन करना है। ओके, सम ऑफ दिस, इसकी टोटल है ये 0.75 I, 0.7। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2/4 यानी 0.5, 1/4 यानी 0.25, 0.5 और 0.25 इट इज 0.75, और I तो है ही। अब ये k की वैल्यू को I से डिवाइड, समेशन k से डिवाइड करना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए। ओके, दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस वन, इट इज इक्वल टू हियर 0.67, यहाँ पे 0 और ये आएगा 0.33। These are the values of distribution factor. Okay, now the next step is moment distribution table. So here this is moment distribution
मैंने ये भी बताया था आपको कि ये टेबल फिल करने के लिए क्या करना है, जो पॉइंट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है वो पॉइंट एक लाइन में लिखना है। इसका मतलब वो है जॉइंट, बराबर है। तो हियर फर्स्ट थिंग इज टू राइट डाउन जॉइंट। जॉइंट कौन से बोलते रहेंगे, फिर ए और एक है बी, है ना। बाद में सी तो जॉइंट है नहीं, डी। सी कहाँ जॉइंट है, वो तो फ्री एंड है ना। अब जॉइंट तो हो गए, अब मेंबर, मेंबर्स मीटिंग एट दोज जॉइंट्स। पहले ए बी क्या करना है, ये पॉइंट पहले लिख लेना और आगे का सपोर्ट देखना, या तो बीम भी देगा, फ्रेम भी देख सकते ए बी। अब यहाँ बी पर 3 है, ओके, बी से ए, तो पहले मैं लिख देता हूँ बी ए, और बी से डी, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं बी डी। पहले पॉइंट आएगा जॉइंट और बाद में फार एंड का लेटर रहेगा, फार एंड डी है, ओके। और यहाँ पर बी सी डी है, बी से सी, और डी से बी, तो हियर डी, दीज आर द मेंबर्स, सभी मेंबर्स आ गए। अब यहाँ पर अब रहेगा सी भी नहीं है, सी जो है ये कोई सपोर्ट नहीं है, फ्री एंड है। जहाँ पे भी सपोर्ट है, अगर सिंपल सपोर्ट भी है तो भी लेंगे अपन, तो जॉइंट है, क्योंकि वहां पर लॉक किया है अपन, फिक्स बीम बनाया है ना। तो लॉक किया तो अनलॉक करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ ये फ्री एंड होने की वजह से ये कैंटिलीवर पोर्शन है, तो कैंटिलीवर को अपन वैसे भी फिक्स बीम बनाती नहीं है, लॉक करती नहीं है, तो वो पॉइंट नहीं आएगा, ओके। देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, अब पहला बी ए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है 0.67, BC के लिए 0 है, BD के लिए ये BD 0.33, ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगी अपनी FEM, फिक्स्ड मोमेंट्स। एक AB की कितनी है, -2.67, देन BA वो है +2.67, BC ये -4, देन BD -2, DB +2। ये केयरफुली आपको लिखना है, फिक्स एंड मोमेंट्स एकदम, इसमें आराम से ये देख के बिल्कुल लिखना है। और नॉर्मली चेक पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है वो माइनस, राइट हैंड साइड की टर्म है प्लस। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये तो बीच वाली है उसको छोड़ दो, ये माइनस, ये प्लस, यानी इसका मतलब हमने टेबल करेक्टली फिल किया है, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस। अभी यहां पर रिलीज नहीं होगा, क्यों? रिलीज किसको करेंगे, जो फिक्स एंड नहीं है, फिक्स सपोर्ट नहीं है, उसको फिर भी फिक्स बनाया अपन ने, है ना, अपन ने लॉक किया उसको, तो फिर उसको रिलीज करना पड़ेगा पहले, तो मैं आपको बता चुका हूँ कंटिन्यूस बीम में। अभी यहाँ पर सपोर्ट ए और सपोर्ट डी ये दोनों भी ऑलरेडी फिक्स है, तो इसको फिक्स है तो उसको सिंपल सपोर्ट कैसे बनाएंगे, नहीं बना सकते। सिंपल है तो फिक्स करेंगे और फिक्स को फिर से सिंपल बनाएंगे, ये प्रोसेस है अपनी। लॉक एंड अनलॉक, अनलॉक करना है, रिलीज करना, तो रिलीज यहाँ पे नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस। बैलेंस किसको किया जाता है, जॉइंट को। जॉइंट पे मोमेंट जो है दोनों एंड जो है वो इक्वल आना चाहिए, है ना, या तो फिर बैलेंस करना है सिंपली।
अगर दो ही मेंबर आते हैं तो अब ये तीन अगर मेंबर्स है तो वहाँ पे अलग अलग मोमेंट्स आएंगे। सिर्फ इतना होगा, जैसे अपन प्रॉब्लम देख चुके हैं, ये अगर कोई जॉइंट की लाइन है तो अगर यहाँ पे -2 आ गए तो इधर में +2 आना चाहिए। ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेंगी और एक साइन सेम रहेगा। अभी अगर एक जॉइंट पे 3 मेंबर है, 1 2 3, ओके, अब 3 मेंबर अगर है, मान लो यहाँ पे +2 है, ओके, यहाँ +2 है और यहाँ पे 0.5 आ गया आपकी माइनस, तो यहाँ पे -1.5 आना चाहिए। आप देखो यहाँ पे -0.5 और -1.5 इट बिकम्स -2 और यहाँ पे है +2। ये हो गया बैलेंस ज्वाइंट। 3 मेंबर अगर है तो बराबर है, तो पॉजिटिव और निगेटिव मोमेंट्स की टोटल कर दो, तो जितनी वैल्यू पॉजिटिव की आई उतनी वैल्यू निगेटिव की आना चाहिए। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल एज पर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, समेशन m मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इस प्रॉब्लम में रिलीज तो है ही नहीं, दोनों फिक्स होने की वजह से रिलीज करना नहीं है, अनलॉक करना नहीं है। देखते हैं बैलेंस, तो जॉइंट को बैलेंस करेंगे ये वाले। अब यहाँ पर ये जो जॉइंट है बी, 1 2 3 मोमेंट्स है। पहली कौन सी है? +2.67, ये है -4 -2, इसको जोड़ दो, इट बिकम्स -3.30। इसकी टोटल अगर करते हैं तो अपने को ये आंसर मिलेगा। ये 4 + 2 ये बन जाएगा -6 और ये +2.67। तो ये जो एक्स्ट्रा मोमेंट है ये अपने को इसको अपोजिट साइन देके 3.33, ये अपोजिट साइन हो गई इसकी। ये मोमेंट अपने को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 2 3 एज पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। ओके, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 0.67, दूसरे बार 0 और तीसरा जो है ये फैक्टर रहेगा 0.33। ये तीनों से अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू को, और जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे लिखेंगे। सिर्फ इतना है कि यहाँ पर प्लस साइन लिखना होगा, क्योंकि एक्सेस पोर्शन जो है ये माइनस आ गया। अभी बैलेंस करना है तो माइनस को प्लस से बैलेंस करना पड़ेगा, बराबर है। तो हियर वी हैव टू राइट आउट प्लस वैल्यू इन दिस प्रपोर्शन। हियर इट इज 2.23 and plus sign. Then here distribution factor is 0, it means here it is 0. Then here it is plus 1.09. This multiplied by this one. Okay, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इट इज 1.09। ये जॉइंट जो है ये हो गया बैलेंस। जैसे ही जॉइंट बैलेंस होता है, यानी एक्स्ट्रा मोमेंट अपन उस जॉइंट पे प्रोवाइड कर दिए। अभी जो एक एंड पे अगर कोई ये बीम है, इसके यहाँ पर अगर मोमेंट लगा देंगे यम, तो उसकी जो इसकी हाफ मोमेंट, हाफ ये इधर में विद सेम नेचर, ये जैसा एंटी क्लॉकवाइज है ये भी क्लॉकवाइज, तो ये मोमेंट इधर में कैरी ओवर होती है, हाफ मोमेंट कैरी ओवर विद सेम साइन। सिर्फ कैरी ओवर करते समय एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आगे वाला जो सपोर्ट है मेंबर का दूसरा एंड, वो मोमेंट रजिस्टिव है या नहीं, मोमेंट ले सकता है या नहीं। अगर मान लो सिंपल सपोर्ट है तो वहां मोमेंट नहीं दे सकते, लेकिन यदि आगे वाला फिक्स है तो मोमेंट रजिस्टिंग कैपेसिटी है उसके अंदर, तो मोमेंट लेगा। ओके, तो हियर बी ए, ये वाला बी ए, यहां पर मोमेंट प्रोवाइड कर दिया अपन ने, है ना, बी ए। तो बी पॉइंट पर तो आगे ये ट्रांसफर होगी, ये होगी कैरी ओवर आदि। अब हाफ, इसका हाफ 0.11, हियर इसके साइन सेम, कैरी ओवर करते समय सेम साइन 1.115, दिस इज डिवाइडेड बाय 2।
हाफ, ये हाफ मोमेंट अपन ने ट्रांसफर कर दिया। और अब यहाँ तो 0 है, नो प्रॉब्लम। बी डी, तो डी बी पे जाएंगे और डी सक्षम है क्योंकि वो फिक्स सपोर्ट है, मोमेंट लेगा, तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसका हाफ। ओके, इट इज प्लस 0.545। ओके, कैरी ओवर। यहाँ अपन ने जॉइंट पे जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर कैरी ओवर कर दी है मोमेंट। अब देखेंगे जॉइंट बी, मेन जॉइंट तो बी है, उसके नीचे कुछ मोमेंट है क्या कैरी ओवर करने के बाद। कैरी ओवर करने के बाद ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो अब ये तीनों भी अगर स्पेस ब्लैंक है तो इस जॉइंट को दोबारा बैलेंस करने का काम नहीं है। नाउ वी कैन स्टॉप हियर, लेट्स मेक द टोटल। अब टोटल करते हैं ये सभी, तो हियर -1.555 ए बी के नीचे, देन टोटल ऑफ दिस टू प्लस 4.9, it is -4, it is -0.91, and here it is 2.545 and plus. So these are fixed moments at different joints. Okay? अब इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और इलास्टिक को ये कैसे निकालना है ये देखते हैं अपन। तो उसके लिए फिगर वैसे मैंने डाटा लाइन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखी है। अभी इस पर पहले तो सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करने के बाद में जो डायग्राम बनेगी वो डायग्राम पहले निकाल लेते हैं। हियर देयर इज यूडीएल और एंटायर स्पैन, तो डायग्राम बनेगी पैराबोलिक। ओके, और WL²/8 इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर। So here I will draw this bending moment diagram by considering this beam as a simply supported beam. Here this ordinate we will get on the basis of WL²/8 values put करते हैं, so here it is 4 kilo4 and all values BMD, all values are in kilonewton and meter. So we need not to write 4 kilonewton meter. Next, ये भी एक बीम ही है ये, तो here at center it will be maximum, और ये पॉइंट लोड है, यहाँ पर यूडीएल था करके पैराबोलिक, तो यहाँ पर पॉइंट लोड ये, this value is WL/4 and it is equal to 4. ओके, ये अपन देख चुके हैं WL/4 देती है मैक्सिमम मोमेंट, एंड हियर व्हेन वी पुट W is equal to 4 and L is equal to 4 divided by 4 cancel and it becomes 4. ओके, ये मोमेंट डायग्राम बन गई अपनी। अब फिक्सेड मोमेंट से डायग्राम वहाँ पे सुपर इम्पोज करना है, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल वे यहाँ बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये एक पार्ट, दूसरा ये पार्ट और तीसरा ये पार्ट। ओके, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, नेगेटिव क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये तो है। अब ये लाइन एक्सटेंड करना है, इधर में थोड़ी लाइन एक्सटेंड करेंगे, ये इधर। ये चीज मैंने आपको एक जगह बताया है, मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अभी ये एम क्या है, ए बी पे वैल्यू निगेटिव है ये, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो मुझे पॉइंट ये कंसीडर करना है, इस पॉइंट से मैं एंटी क्लॉकवाइज निकालूंगा। एंटी क्लॉकवाइज मूव होने के बाद बीम के
बॉटम साइड में ये एरो टच कर रहा है। बीम के यदि एरो बॉटम साइड में है तो अपने को ऑर्डिनेट उसके अपोजिट साइड में देना है, इधर ऊपर में ये ऑर्डिनेट। सो हियर दिस ऑर्डिनेट विल बी हियर, इट इज लाइक दिस एंड इट इज इक्वल टू 1.555। अब नेक्स्ट है ये पॉइंट है अपना ए, ये है बी, कोई पॉइंट लिख रहा हूं मैं, यहां से ये बी सी है और ये बी डी है ना। ये 3 पोर्शन लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बी ए ये प्लस है, इसका मतलब क्लॉकवाइज है। ये बी ए, मुझे ये पॉइंट कंसिडर करना है। यहाँ पर इस पॉइंट से एरो जो है क्लॉकवाइज बताना है, तो मैं क्लॉकवाइज मूव होता हूँ, ये क्लॉकवाइज मूव होगी। यहाँ पर एरो फिर से बॉटम साइड में टच कर रहा है। यदि एरो बॉटम साइड में है तो ऑर्डिनेट जो है ये अपने को ऊपर में लेना है, अपोजिट साइड, जो भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये इधर ऊपर रहेगा। ओके, तो हियर दिस ऑर्डिनेट विल बी इन अपर डायरेक्शन एंड दैट इज इक्वल टू 4.9 है बी ए और ये बी ए, बी टू ए हो गया, ये 2। अब इस पोर्शन में देख लेंगे सी मोमेंट 0, फ्री एंड है, फ्री एंड पे मोमेंट ऑलवेज 0। बीसी कितना है -4, फिर से दोबारा वही, ये पॉइंट कंसिडर कर दिए। इस पॉइंट से अपने को माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव होना है, एंटी क्लॉकवाइज लाइन। अब एरो बीम के बॉटम साइड में टच कर रहा है तो ऑर्डिनेट जो है उसके अपोजिट ऊपर में लेना है, तो यहां पर ये ऑर्डिनेट ऊपर रहेगा एंड इट इज इक्वल टू 4। ओके, अब ये हम ज्वाइन करके रख सकते हैं, ये लाइन में निकाल ली इधर। ओके, और ये ऐसे भी निकाल ली, जहां तक हो गए। यहाँ पे 4.9 है, 4.9 बी टू ए है ना, और बी टू सी यानी बी से सी के तरफ ये है -4। ओके, अब इसके लिए ये कॉलम में ये है बी, तो बी डी यहाँ पर है और माइनस। अब ऐसे करते समय मुझे पॉइंट यहां पर लेना पड़ेगा, ये डॉटेड लाइन पे, ये भी कर देता हूं, इसका काम हो गया। ये भी डॉटेड लाइन है, एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये पॉइंट लिया और ये है माइनस। अभी इसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूव होना पड़ेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब इस कॉलम के ये लेफ्ट फेस में हिसाब से इधर से टच कर रहा है एरो, तो इसके अपोजिट साइड में अपने को ऑर्डिनेट निकालना होगा, दैट इज इक्वल टू 0.9। यहां से ये है 0.91 ये। अब देखिए यहां पर फिर से एक पॉइंट कंसिडर कर दिए, ये बोल रहे हैं डी टू बी, इट इज प्लस क्लॉकवाइज है ना, तो मुझे ये ऐसा क्लॉकवाइज मूव होना पड़ेगा। ओके है ना, तो ये केस इस साइड में इसको टच कर रहा है एरो, उसके अपोजिट साइड में अपने को ऑर्डिनेट निकालना है। एरो जिस फेस में टच कर रहा है उसके अपोजिट साइड में अपने को ऑर्डिनेट निकालना है, तो ये इधर आएगा एंड इट इज 2 पॉइंट समथिंग, तो हियर इट इज 2.545
और ये ज्वाइन करना होगा। नाउ दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो हो गई, इसके बाद अपने को भी इलास्टिक कर्व निकालना है। तो ये इलास्टिक कर्व जो है, जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर आते हैं वहाँ पे ये करना है। अब एक मेन चीज जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये डायग्राम ऐसे क्यों करते हैं, क्या है, बीम जो होती है अपनी सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करते हैं अपन। बीम ऐसी डिफ्लेक्ट होती है, बराबर है। ये पोर्शन में कंप्रेशन और नीचे के पोर्शन में टेंशन है ना, ओके। सैगिंग बीम की बेंडिंग में डायग्राम जो निकाली है अपन ने, ऐसे निकालते हैं, ऐसे या पैराबोलिक जो भी है। ये जो डायग्राम है डायग्राम लाइन से, ये है कंप्रेशन साइड में। बीम का जो फेस है ये कंप्रेशन फेस है, ये ऊपर वाला, और उसी के ऊपर में ये बीम का ये कंप्रेशन पोर्शन है, ये वाला है ना। इसको अपन ये डायग्राम कंप्रेशन साइड में निकालते हैं। अपने को डायग्राम ये सुपर इम्पोज करना है, तो इस साइड में सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करने के बाद कंप्रेशन आ रहा है। अब ये मैं डायग्राम जो फ्रिक्शन मोमेंट है ना, ये बीम है, बीम को इस तरह फ्रिक्शन मोमेंट दिए, फ्रिक्शन मोमेंट देने से बीम ऐसी डिफ्लेक्ट होगी, है ना। ये ऊपर का जो फेस है ये अंडर टेंशन आ गया अभी, तो मैं अगर इस डायग्राम को ये एफईएम फ्रिक्शन मोमेंट डायग्राम को इसको सुपर इम्पोज करना है, तो मैं अगर यहाँ पे सुपर इम्पोज करता हूँ ऐसे, और यहाँ नेगेटिव लिखता हूँ मैं, लिखा है अपन ने, बराबर है। तो ये टेंशन है, तो इसी फाइबर में यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करने के बाद कंप्रेशन आ रहा है, उसी फाइबर में फ्रिक्शन मोमेंट की वजह से टेंशन आ रहा है। तो ये डायग्राम अगर सुपर इम्पोज किए जाए तो ये पोर्शन जो है ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और नेट बेंडिंग डायग्राम अवेलेबल होती है। इसका मतलब ये जो डायग्राम निकालते हैं अपन फ्रिक्शन मोमेंट की, ये टेंशन साइड में निकालते हैं, टेंशन फेस पर, टेंशन साइड या टेंशन फेस, बराबर है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये बीम का, इस डायग्राम के लिए ये है टेंशन फेस ऊपर वाला, ये भी डायग्राम ऊपर में इधर में आ गए, पूरी की पूरी डायग्राम उधर है ना ये डायग्राम। तो ये जो है ये टेंशन फेस है, उस फेस पर टेंशन है, तो यहाँ पे भी टेंशन है, ओके। अगर टेंशन है ये फेस में, तो सैगिंग हॉगिंग ये आसानी से अपने को समझ में आएगा। दोबारा मैं और निकालते समय और बताता हूँ, ये आइडियाज क्लियर करवा लो, इसमें क्या करते है ना। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो फाइंड करना वो हो गया, ये भी समझ में आया होगा, इतना ही बता दिया, हो गया। और एक प्रॉब्लम रहेगा उसमें हो जाएगा, लेकिन अब इसके आइडिया देखो आप। यहाँ पर ये तो फिक्स है, वहाँ स्लोप 0, ओके। अब यहाँ पर इतने पोर्शन में पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर है ना, यहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव इंडिकेट दैट हियर आई हैव टू प्रोवाइड लाइट। ये कौन सी होगी, हॉगिंग पोर्शन। जब यहाँ हॉगिंग है तो टेंशन कहाँ है, ऊपर के फाइबर में, ये और ये डायग्राम टेंशन साइड में रहती है। फ्रिक्शन मोमेंट की जो डायग्राम है ये टेंशन साइड में, बीम कोई भी बीम अगर है, एक साइड में टेंशन, दूसरे साइड में कंप्रेशन, या तो ऊपर में कंप्रेशन नीचे टेंशन, बराबर है। तो टेंशन साइड में यानी ये जो ऑर्डिनेट्स है ये टेंशन फेस पर अपन मार्क करते हैं, ये इसका मीनिंग है। तो ये हॉगिंग पोर्शन हो गया। अभी यहां से यहां तक ये अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम की डायग्राम बन गई है, यहां तक
बराबर है। तो हियर देयर विल बी सैगिंग, मैं इस सैगिंग और हगिंग अलग अलग कलर से देता हूं। ये सैगिंग, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर, यहां पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर। इस जोन में पूरा निगेटिव है, यानी ये टेंशन है। टेंशन बोले तो हॉगिंग ऊपर में, टेंशन बोले तो हॉगिंग ऊपर। तो आप ये हॉगिंग करना पड़ेगा यहां से मेरे को। ये है हॉगिंग, हो गया हॉगिंग। अब यार ये बीम का तो हो गया, अब बची हुई है। अब यहां पर इधर में फिर से माइनस है या टेंशन है ना। टेंशन आने के लिए बीम को कर्व कैसे करना पड़ेगा। ये कॉलम है, बराबर है। इस साइड में टेंशन है, ये इस साइड में टेंशन लाने के लिए मुझे डिफ्लेक्ट ऐसे करना पड़ेगा। तो ये स्पेस पर टेंशन आ गए, है ना, इस स्पेस पर। ओके, तो हियर इन दिस पोर्शन अप टू दिस वन, ये पॉइंट तक बीम कैसे डिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे। ओके, अब ये टेंशन वाला हो गया, ये हॉगिंग टाइप निकाल लिया मैंने, इधर में टेंशन आ गया। ओके, इस साइड में टेंशन। अब ये बीच का जो पोर्शन है, इधर से लोड है, तो ये पॉजिटिव रहता है, सैगिंग। ओके, तो हियर देयर इज सैगिंग। कहां तक, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर तक ये सैगिंग। अब यहां पर फिर से टेंशन थे, टेंशन इस साइड में। अब टेंशन लाना है मेरे को, ऐसे डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हियर इन दिस पोर्शन, इधर में ये ऐसे। सो दिस इज द इलास्टिक कर्व, समझ में आ गया। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इलास्टिक कर्व, मेरे एक एक जो वर्ड्स मैंने बताए हैं वो आप फिर से वीडियोस देख के आप इसको समझ लीजिए। तो इलास्टिक और ये मैंने काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे बताने की कोशिश की है। दूसरा जो ब्रेन पे प्रॉब्लम लिया जाएगा उसमें और ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, ताकि आपके आइडिया जो है इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ओके।